हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल केमशीट पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी कि इसकी डिफाइन, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो जो टर्म्स आएंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, और इनमें आएंगे टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड प्रेशर। और यही जो फैक्टर हैं हमें दो केसेस में पढ़ने हैं, दो टाइप के सॉल्यूशंस में पढ़ने हैं, जो कि है पहला सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, एंड नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो इन दो टाइप के सॉल्यूशंस पे हमें वर्क करना है इस चैप्टर में, चैप्टर की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी इज maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent at constant temperature। क्या कह रहा है ये? मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा सकते हो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एग्जांपल से देखिए इसको, आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है इसमें, और आपको बोला गया कि इसमें ना कॉन्टिन्यूसली आप शुगर ऐड करो। कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार आप करे जा रहे हो ऐड, आप बार बार शुगर चम्मच निकाल रहे हो और वाटर में डालते जा रहे हो, ठीक है, आप बार बार ये कर रहे हो। तो एक पॉइंट, एक स्टेज ऐसा आया, आपने क्या नोटिस करा उस स्टेज पे कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल आ गया? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग होता है कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का बाहर आ जाना, मतलब क्रिस्टलाइज आउट हो जाना। जो शुगर आप ऐड कर रहे हो, जो आपने सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, वो क्रिस्टलाइज आउट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब आप कॉन्टिन्यूसली शुगर डालते जा रहे हो, आपको क्या दिखेगा कि आप अगर 2 ग्राम शुगर डाल रहे हो ना पर सेकेंड में, तो 2 ग्राम शुगर पर सेकेंड में सॉल्यूशन से बाहर आ जा रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो स्टेज है कि इससे ज्यादा शुगर इस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती एट, हम ले लेते हैं सपोज हमने टेम्परेचर ले रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये जो स्टेज रीच आई थी वो आई 203 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, ये आई। मतलब कि इतना आपने जब शुगर डाल दिया, कॉन्टिन्यूसली डालते जा रहे हो, तो आपने क्या देखा, इसके बाद ये स्टेज आ गई कि जितना आप डिसॉल्व करवा रहे हो उतना क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सी स्टेज है? ये वो स्टेज है कि इससे ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, मतलब ये सॉल्युबिलिटी वाली स्टेज है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का इतना ही ऐड करा जा सकता है इसमें, इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते एट कांस्टेंट, यहां हम बोले एट दिस टेम्परेचर, एट कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, वरना चेंज नहीं होगी, वरना इससे ज्यादा शुगर आप ऐड नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? अब देखिए सॉल्युबिलिटी जिस पॉइंट पे मिलती है हमें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन
solutions in which further more solute cannot be added। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर और सॉल्यूट ऐड ना करवाया जा सके, मतलब इस सॉल्युबिलिटी के पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी वाली स्टेज पे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। सिमिलरली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट, सॉल्यूशंस इन विच फर्दर मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। नोट हटा देंगे बस, कैन बी एडेड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स से बदल सकती है। मतलब ये जो 203 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में ऐड हो रही थी 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या इसे चेंज करा जा सकता है? क्या इससे ज्यादा शुगर ऐड करी जा सकती है? ठीक है ना। तो अब हमने बात करी थी कि हम दो टाइप के सॉल्यूशंस पे वर्क करेंगे, एक तो सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकंड गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स में। फैक्टर्स में सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। ये इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए, जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है तो वो उसके नेचर की वजह से होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है वो जो सॉल्यूट में डिसॉल्व हो सकता है। और जनरली इन जनरल टर्म्स हम लोग ये बोल देते हैं लाइक, डिसॉल्व लाइक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आपका सॉल्यूट पोलर है, पोलर सॉल्यूट है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, NaCl जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। बट वही NaCl को अगर आप डिसॉल्व करवाओ बेंजीन में तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl and water both are polar, but NaCl and benzene, NaCl is polar and benzene is non-polar। तो यहाँ पे like dissolve like, मतलब ये तो नॉन पोलर हो गया और ये नॉन पोलर हो गया, तो ये लाइक नहीं हुए इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आयोडीन क्या है? नॉन पोलर, और वाटर क्या है? पोलर, तो ये डिसॉल्व नहीं होते। बट वही आयोडीन को अगर आप CCl4 में डिसॉल्व करवाओ, बेंजीन में डिसॉल्व करवाओ, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराओ तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये जो टर्म होती है ये जनरल टर्म होती है, इससे हम सारी केमिस्ट्री को नहीं जान सकते, ठीक है ना। तो इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई चीज किसी में डिसॉल्व होगी तो वो क्यों होगी, हम सब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, सारी चीज किस वजह से होती है? रिएक्शन वगैरह स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये सपोज करो कि आपके पास सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब समझते हो, मतलब जैसे सपोज करो HCl के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं दो मॉलिक्यूल्स। अब फोर्स चाहे उनके बीच में कोई सा हो, लंडन फोर्स हो, डायपोल हो, हमें अभी मतलब नहीं, ठीक है।
उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है। सिमिलरली सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन है, ठीक है। वाटर ले लेते हैं, वाटर वाटर के बीच में भी इंटरेक्शन है। तो अब देखो, जब आप इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करते हो तो होता क्या होता है, इंटरेक्शन चेंज होके किसमें कन्वर्ट होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। मतलब सॉल्यूट टूट के अपनी इंटरेक्शन छोड़ के वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना। इस तरीके से HCl एंड वाटर में बॉन्डिंग। तो अगर हम ये बोलें कि सॉल्यूट सॉल्यूट की जो इंटरेक्शन है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट, तभी डिसॉल्व होगा। देखिए, अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये टूट ही नहीं रहा, तो क्या ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है, टूट ही नहीं पा रहा। बट अगर यही सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग बना ले, यहां पे जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रांग बना ले एज कंपेयर टू दिस, तो ये इजीली ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा अपना और ये बना लेगा, क्योंकि इसको यहां से इस बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड मिल रहा है, स्ट्रांग इंटरेक्शन मिल रही है, तो यहां पे ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब HCl के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक होगी एज कंपेयर टू HCl-H2 इंटरेक्शन, मतलब इन दोनों में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो, तब ये डिसॉल्व होगा। और इसी को अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे? देखिए, सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन को तोड़ना लैटिस एंथैल्पी, मतलब लैटिस एंथैल्पी इज द एंथैल्पी क्या होती है, तो कोई भी आयनिक या हम बोले बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। जो भी आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं लैटिस। बॉन्ड बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, आयनिक का बॉन्ड का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसे तोड़ने में जो एनर्जी लगे। सिंपल, आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या समझना है, सॉल्यूट सॉल्यूट को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी लगी, और ये जो होती है ये होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल गया, हाइड्रेट हो गया, इसे बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर लैटिस एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब ये एनर्जी वो है जो निकलती है, इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी देनी पड़ती है हमको। यहां पे समझो, लैटिस एंथैल्पी जो है वो क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी है एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है इनके फॉर्म होने की वजह से, ये इतने स्ट्रांग होते, मतलब इनकी जो फॉर्मेशन होती है उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर ये स्ट्रांग है, लैटिस एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इफ डेल्टा लैटिस एंथैल्पी ये ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, ठीक है ना, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज जो आएगा वो क्या आएगा कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट, ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो डिसोल्यूशन होता है वो मुश्किल होता है, वो वीक होता है, या हम बोले ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर जहां पे लैटिस ज्यादा है और हाइड्रेशन कम है। ये हम अपोजिट लाइट डिसॉल्व लाइक नहीं, यहाँ पे ये है एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, इस टाइप से, उस केसेस में लैटिस ज्यादा होगी, हाइड्रेशन कम होगी, क्योंकि जब अपोजिट है हमने क्या बोला कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लैटिस ज्यादा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इफ डेल्टा लैटिस एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू डेल्टा हाइड्रेशन, तोड़ने में कम एनर्जी लग रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना।
तो सिस्टम स्टेबल होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये होती है असली कहानी जो आपने लाइट डिसॉल्व लाइट की पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि जो उसका लैटिस, जो सॉल्यूट को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो जब कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तब सॉल्यूबल होगा। ऐसा केस है तो सॉल्यूबल नहीं होगा। इस केस में सॉल्यूबल होगा, इस केस में इनसॉल्यूबल होगा। तो ये होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कब सॉल्यूबल होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड फैक्टर, सेकंड आता है टेम्परेचर। देखिए हमने बात करी थी डिसोल्यूशन प्रोसेस की। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ये दो टाइप का होता है। एक बार तो जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करो तो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और दूसरा ही एंडोथर्मिक। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से। जब आप ए और बी को मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट सॉल्वेंट को, तो आप देखोगे सिस्टम ना गर्म हो गया, सिस्टम गर्म हो गया, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को, तब वो डिसॉल्व हो रहा है। तो ऐसे दो प्रोसेस होते हैं जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो, या हम डायरेक्ट बोलते हैं डिसोल्यूशन करवाते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव और इस प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर्ड, मतलब कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब तो डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब लो टेम्परेचर फेवर्ड सॉल्युबिलिटी ज्यादा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसी रिएक्शन होती है जिसमें हाई टेम्परेचर फेवर करता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी जाएगी, मतलब एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होंगी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी घट गई, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है Li2CO3 इन वाटर। आप इसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, लिथियम कार्बोनेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है कि अगर आप ठंडा पानी लो तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, गर्म पानी लोगे तो डिसॉल्व होने में टाइम, मतलब दिक्कत आएगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। ऐसे ही एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, जब जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो डेली लाइफ में बहुत सारे देखते हो आप लोग। शुगर वाटर में ऐड कर दो, देखो जब शुगर वाटर में ऐड करते हो तो आपको ना स्टेयर करना पड़ता है, आपको हिलाना पड़ता है वो ताकि शुगर मिक्स हो जाए उसमें, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जलेबी तो सब खाते हैं, उसमें आपने देखा होगा चाशनी कैसे बनाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाने से वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली, वो क्या कर रहे हैं, शुगर को वाटर में ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाशनी बनाने के लिए हमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व करनी है वाटर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई शुगर की वाटर के अंदर, तो उसका एग्जांपल हो गया शुगर प्लस वाटर। तो टेम्परेचर का ये आता है फैक्टर कि कैसे कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है। बट अब देखिए कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर के चेंज से कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, मतलब पहले तो उसने इंक्रीज होना शुरू करा, सपोज करो वो रिएक्शन पहले एंडोथर्मिक है, फिर कुछ टाइम बाद एक्सोथर्मिक बन गई। ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे हमें, तो उन एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, ठीक है।
कि जिसमें रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाए। तो देख ऐसे कुछ एग्जांपल्स जिसमें टेम्परेचर के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज या कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज नहीं होता सॉल्युबिलिटी में। एग्जांपल देखिए Na2CO3.10H2, ये जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। बट कब तक? अप टू 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट 34 डिग्री सेल्सियस के बाद ना ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में। वो वाटर जो हाइड्रेटेड है वो इससे निकल जाते हैं, ठीक है। और उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक, यानी कि अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटने लग जाएगी। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट है वो एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, इसलिए उसका टेम्परेचर के साथ कोई रेगुलर इंक्रीज या रेगुलर डिक्रीज हमें नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो ये हो गया टेम्परेचर वाला फैक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या फैक्टर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। देखिए सॉलिड, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, सिंपल है। प्रेशर लगाओ और उसे डिसॉल्व करवाना है, जितना प्रेशर लगा सकते हो लगा दो, आपको उसे डिसॉल्व करवाना है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, ठीक है। तो हम देखें अगर सॉलिड एंड लिक्विड, दे बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हाईली इनकम्प्रेसिबल मतलब ये वैसे ही इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही इतने पास पास होते हैं कि ये और कंप्रेस इनको नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि आप कितना ही प्रेशर लगा लो, जितना प्रेशर आपको लगाना है लगा लो, इन पे सॉलिड को लिक्विड में अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो हम प्रेशर में कुछ नहीं बोलते, बस हम ये बोलते हैं प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। कोई खास फर्क नहीं पड़ता प्रेशर का, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड एंड सॉलिड दे बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। इनको फर्दर कंप्रेस करके जबरदस्ती किसी में डिसॉल्व नहीं करवाया जा सकता। तो प्रेशर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सॉलिड, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा पहला सॉल्यूशन कवर हो गया है, सॉलिड, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। हमने तीनों फैक्टर्स इसमें डिस्कस कर लिए। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा केस था? गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। उस पे अब फैक्टर्स पढ़ते हैं। जो पहला वाला फैक्टर था नेचर, उसको तो कर लो कॉपी पेस्ट, मतलब जो हमने वहां पढ़ा वही होगा यहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड फैक्टर से शुरू करते हैं, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से भी जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो तो सेम है, बट यहाँ पे ना एक चीज होती है क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसने बोल दिया कि जो डिसोल्यूशन है गैस का लिक्विड के अंदर वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और ये ऑलवेज में ना एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे होते हैं। अब एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे हम, क्या है एक्सेप्शंस। तो क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो लो टेम्परेचर फेवर करता है, मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी का क्या हम फैक्टर बताएंगे, गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर जो
जिनका प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस। हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस मतलब वही आपके जो 18th ग्रुप में गैसेस होती हैं, उनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है। हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन या हम बोले सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ये एंडोथर्मिक होते हैं बट बहुत सॉल्युबिलिटी पे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के सोच रहे हो कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत स्लाइट इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी में विद टेम्परेचर। तो ये हमारे हो गए इसके एक्सेप्शंस। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पे इफेक्ट प्रेशर। अब देखिए जैसा कि हमने पिछले वाले में बोला था कि प्रेशर का इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं होता, इसमें ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि गैस है, गैस तो पता है हमें कि हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है बहुत ही मेजर आएगा। तो गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, उसमें प्रेशर का बहुत ही मेजर इफेक्ट होता है। हम लोग पढ़ते हैं ऑन गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट हेनरीज लॉ से, ठीक है, जो कि हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।